इस वक्त हमारे साथ अखिलेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं एनडीटीवी इंडिया के। राशिद किदवई साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राहुल देव जी जुड़ रहे हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। अखिलेश जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, 2 दिन से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो तेवर है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो अटैक है वो और भी ज्यादा कहें तो नुकीला होता जा रहा है, और भी ज्यादा आज थोड़े गुस्से में भी दिखाई पड़े प्रधानमंत्री। भारतीय जनता पार्टी की इस पूरे अटैक को लेकर मंशा क्या है, स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, 2 बातें हैं। कल और आज में अगर आप देखें तो थोड़ा सा अंतर है। कल लोकसभा जहां पर कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ है, वहां पर विपक्ष की रणनीति अलग थी। वहां पर विपक्ष बीच में केवल टोका टाकी कर रहा था। बीआरएस ने वॉकआउट जरूर किया था, लेकिन बाकी पार्टियां वहां पर थी। और राज्यसभा में रणनीति विपक्ष की अलग थी, क्योंकि यहाँ पर एनडीए को बहुमत नहीं है। इसलिए लगातार जो है वो पीएम मोदी के भाषण के दौरान हंगामा करते रहे। उनकी कोशिश ये थी कि पीएम की जो आवाज़ है वो लोगों तक ना जाए, डिस्टर्बेंस होता रहे और वो डिरेल हो जाए। ये एक पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी होती है, विपक्ष अक्सर इसका इस्तेमाल करता है। तो आज उसी का प्रयोग विपक्ष ने वहाँ पर किया। लेकिन इसको लेकर के भी आप जो बात कह रहे कि क्या वो गुस्से में थे, मुझे लगता है कि चूंकि हंगामा ज़्यादा था इसलिए उनको अपनी आवाज़ थोड़ी ज़्यादा ऊंची करनी पड़ी। लेकिन एक अंतर जो देखने में आया अंकित, वो ये था कि कल लोकसभा में जहां पर कि पीएम मोदी ने सारे विपक्ष को निशाने पर लिया था, यहां पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलग थलग करके निशाने पर लिया। बाकी विपक्षी पार्टियों को याद दिलाने की कोशिश की, चाहे लेफ्ट पार्टियां हो, चाहे डीएमके हो, या फिर एनसीपी हो शरद पवार की, भाई आपकी जो सरकारें रही हैं उन्हें बर्खास्त किया है कांग्रेस की केंद्र की सरकारों ने। 90 बार धारा 356 का इस्तेमाल किया गया, 50 बार अकेले इंदिरा गांधी ने किया। तो ये याद दिलाया। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से कल उनका टोन था और आज का टोन है, हमने देखा था कि शुरुआत में कुछ दिनों पहले जब बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई तब उन्होंने सभी नेताओं को याद दिलाया कि केवल 400 दिन बचे हैं 2024 लोकसभा चुनाव में। अभी मंगलवार को जो बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, वहां पर भी सांसदों से कहा कि कनेक्टिविटी अपने लोगों से बढ़ाइए। तो ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि पीएम मोदी के दिमाग पर और उनकी रणनीति के हिसाब से अब लोकसभा चुनाव जो अगला है वो है, और इसीलिए वो अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कल भी और आज भी नजर आए और विपक्ष को लगातार निशाने पर ले रहे हैं। चाहे कितना ही कीचड़ डालिए कमल खिलेगा, ये बात उन्होंने कही। एक अकेला सब पर भारी, ये बात भी उन्होंने कही। तो लगातार कांग्रेस पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। गांधी परिवार को, नेहरू गांधी परिवार को निशाने पर लिया। पूछा कि आखिर नेहरू का सरनेम क्यों इस्तेमाल आप नहीं करते हैं? बिल्कुल 600 से ज्यादा योजनाओं क्यों नाम क्यों गांधी नेहरू परिवार के नाम पर है? ये सारी बातें उन्होंने करके गांधी परिवार को, नेहरू परिवार को अलग थलग करने का प्रयास किया। राशिद भाई साहब, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री, कई जो उनके क्रिटिक्स हैं वो कह रहे हैं कि देखिए, प्रधानमंत्री का जो भाषण होता है वो इसी तरीके का हमेशा होता है। अगर आप देखेंगे उसमें कांग्रेस के ऊपर एक अटैक रहता है, कहीं ना कहीं अपनी सरकार की सफलताओं को, सरकार के जो काम है उसको गिनाने की एक कवायद रहती है। कुल मिलाकर एक राजनीतिक भाषण रहता है। जो पिच है 2024 की, प्रधानमंत्री अभी से उस पर बैटिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल अंकित। देखिए, एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री जो है वो एक बड़े अच्छे हुए मजे हुए वक्ता है। बात कहते हैं, अपनी बात में पुरजोर तरीके से, ढंग से कहते हैं, और ऐसा लगता है कि सामने वाला जैसे धाराशायी हो रहा है या चित हो रहा है, चाहे वो विषय उस समय का हो या ना हो। बात देखिए, यहाँ पर जो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है उसके लिए उसकी रिप्लाई का था, सरकार की खूबियों को बताना चाहिए था। देखिए, कांग्रेस को शासन में आए हुए बहुत समय बीत चुका है, 14 से अब 9 साल आ चुके हैं। गांधी सरनेम की जो उन्होंने बात की, सुनने में अच्छा लगे, लेकिन भारतीय संस्था जो सभ्यता और संस्कार है या जो परंपराएं हैं उसमें जिस तरीके का हुआ था कि इंदिरा गांधी की एक शादी, जो इंदिरा प्रदर्शनी थी, उनकी शादी एक गांधी परिवार के, मतलब जो जिनका सरनेम गांधी था उनसे हुआ, उसके गांधी का। लेकिन वो एक ऐसी बात करते हैं कि लोग उस पर तालियां बजाएं, अच्छे लगे, और खासतौर से जो कांग्रेस से जो लोग नाखुश हैं उनको एक सुखद एहसास हुए। मुद्दों की बात नहीं की, ये नहीं बताया कि क्यों एक व्यक्ति जिसकी इतनी साख है, जिसका पूरा बहुमत है, वो क्यों किसी मुद्दे विशेष के ऊपर उसका बचाव के प्रयास में नजर आ रहा है, व्यक्ति विशेष के बचाव में प्रयास में नजर आता है। तो ये सब उनकी एक कला है, इस पे वो सदस्य है, उन्हें पता है क्या कहना है, कैसे कहना है। और जहां तक तैयारी है, देखिए, ये अभी एक लोकसभा के भाषण से कोई बड़ा उलटफेर नहीं होगा। मुझे लगता है कर्नाटक का चुनाव वो एक बड़ा पड़ाव है, उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव है। 24 ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो है वो भाजपा के पाले में है। 4 राज्य है, जिसको हम कहते हैं कि महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल और कर्नाटक, जहां से भाजपा को
2019 में बहुत सारी सीटें मिली थी, क्या उतनी ही सीटें दोबारा मिलेगी? चारों राज्यों में बड़ा उलटफेर हो चुका है। राजनीति में ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि सर्टेनिटी से ही यही चीजें होने वाली हैं, लेकिन राहुल देव जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर अभी किसी भी मापदंड से देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीड में या एक नेता के तौर पर बाकी नेताओं से वो फिलहाल बहुत आगे दिखाई पड़ते हैं। जिस तरीके से कल उन्होंने कहा, सारी ऑपोजिशन को इकट्ठा करके कहा कि ईडी ने आप सबको इकट्ठा कर दिया है, आज कांग्रेस को अलग थलग कर दिया, तो कोशिश कहीं ना कहीं इस बात में भ्रम में भी रखने की है ऑपोजिशन को, इस बात को समझाने की भी है कि 24 से पहले उनकी कोई जॉइंट स्ट्रैटेजी बन ना पाए। देखिए, ये तो स्वाभाविक रणनीति है, किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी की होगी, जो विपक्ष है उसका बट्टा रहे, कमजोर रहे, तो ये तो अपने आप में कोई नई बात नहीं है। जब विपक्ष ने एक साथ आके गठबंधन बनाने की कोशिश की है, हमने देखा है कि 77 के बाद के जो दशक रहे हैं उनमें ये बहुत ज्यादा सफल नहीं हुआ है प्रयोग कभी भी, तो वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन मुझे थोड़ा आश्चर्य है, एक गलती, राजनीतिक गलती की बात कल प्रधानमंत्री से निकल गई थी, ईडी वाली बात, क्योंकि ईडी वाली बात जो उन्होंने कही वो अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या प्रधानमंत्री ये साफ मान रहे थे कि ईडी के सारे विपक्षी दलों पे प्रयोग के कारण वो एक हो रहे हैं, यानी केवल विपक्षी दलों पर ही उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ है? ये उलट के उनके ऊपर आ सकती है बात। आज उन्होंने एक और नई बात कह दी, अभी जो राशिद ने जिसका जिक्र किया। सब लोग जानते हैं कि भारत में पिता के नाम से परिवार चलता है। अब इंदिरा जी के पति थे फिरोज गांधी, वो एक पारसी थे जिनका नाम उपनाम गांधी था। गांधी नाम उपनाम ऐसा है जो हिंदुओं का भी होता है, पारसियों का भी होता है। गुजरात में अलग अलग प्रदेशों में बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जातियों के नाम। तो वो परिवार तो नेहरू के नाम से चल ही नहीं सकता था, नाना के नाम से थोड़ी परिवार चलता है, माँ के नाम से नहीं चलता। अब इसको उन्होंने एक जो टर्न दिया है वो थोड़ा आश्चर्यजनक है ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपनी भारतीय परंपराओं की सर्वोच्चता की बात करता है हर समय। तो ये मैं समझता हूँ कि उनके थोड़ा चूक हो गई, एक राजनीतिक दांव खेलने के लिए या एक नीचा दिखाने के लिए उन्होंने एक बात कही जो परंपरा के अनुसार ठीक नहीं है। बाकी तो ठीक है, उनकी जो हर बार की आक्रामकता होती है, जो तेजी होती है, उनकी जो धार होती है, वो भी आज भी दिखी। बिल्कुल। उन्होंने अगले चुनाव के लिए, चाहे वो राज्यों के चुनाव हो या वो 24 के लोकसभा चुनाव हो, उसमें अपने कार्यकर्ताओं के लिए पूरा एक घोषणा पत्र जैसा बना के, और जिसे टूल किट भी कह सकते हैं आप, कि आपको इन मुद्दों पर ध्यान देना है, लोगों को ये चीजें बतानी है, अपनी सरकार की ये उपलब्धियां बतानी है, और बाकी सारी चीजों को उन्होंने मुद्दों को छुआ ही नहीं, यानी उनको ओझल कर दिया। लेकिन तो ये उसको बहस भी नहीं हो सकती। ये भी ना कहीं अखिलेश जी एक सोची समझी रणनीति नहीं है कि जिस मुद्दे पर विपक्ष आपको घेरने की कोशिश कर रहा था, और ये बात कल राहुल गांधी ने भी बाहर रखी गई कि जो सवाल हमने पूछे थे उसका तो कोई जवाब दिया नहीं, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो शायद एक राजनीतिक सोची समझी एक पूरी कहें तो एक स्ट्रैटेजी के तौर पर इसे किया गया कि जो आप कह रहे हैं बात वो नहीं होगी, जो मैं कहूंगा एजेंडा मैं सेट करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। देखिए, अभी आज से ऑस्ट्रेलिया की टीम का जो है टेस्ट मैच शुरू हुआ है भारत के साथ। अब अगर ऑस्ट्रेलिया वाले ये कहें कि देखिए हम तो अपने हिसाब से चाहते कि भारत पिच बनाए, तो क्या भारत में वैसा होगा? या भारत की टीम अगर ऑस्ट्रेलिया खेलने जाए तो बोले कि नहीं, हमारे हिसाब से आप पिच बनाइए। जो राजनीतिज्ञ होता है, वो मंझा हुआ राजनीतिज्ञ, वो अपने हिसाब से अपनी पिच पर खेलता है। वो चाहता है कि सामने वाला भी आकर उसकी पिच पर खेले, तो वो उस ट्रैप में नहीं फंसे, ना कल फंसे ना आज फंसे। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप चाहे कितना ही कीचड़ हमारे ऊपर उछालिए, लेकिन जितना कीचड़ उछालेंगे उतना ही कमल खिलेगा। यानी ये कोई पहली बार नहीं है कि जब इस तरह के आरोप लगाए गए। आपने देखा कि रफाल की बात हो, रफाल को लेकर के भी इतने सारे आरोप, संगीन आरोप लगाए गए। जेपीसी की मांग तब भी की गई थी, तब भी कई बार जो है कई दिनों तक सत्र नहीं चलने दिया गया था। लेकिन आखिरकार हुआ क्या? इसी तरह से आपने देखा कि और भी जो जासूसी कांड की बात हुई कि जासूसी की जा रही है, और उसमें भी जो है मामला सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के गए। तो इसलिए वो ये आश्वस्त हैं, और मोदी ये जानते हैं कि जितने ज्यादा आरोप वो लगाएंगे, उनकी छवि इस तरह की है, टेफ्लॉन इमेज है कि उसके ऊपर कोई भी आरोप टिकेगा नहीं। और इसीलिए वो कहते हैं कि 140 करोड़ लोग जो हैं वो मेरा सुरक्षा कवच है। और बार बार वो तमाम सरकारी जो योजनाएं हैं उनको गिनाते हैं। जिस तरह से आज उन्होंने, आपने भी सुना कि खरगे साहब को निशाने पर लिया, कहा कि खरगे जी
आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 8 लाख से ज्यादा लोग ऐसे जिनके जनधन खाते खोले गए हैं, बिल्कुल, और आप वहां हार जाते हैं और फिर यहां कर रोते हैं। तो ये साफ तौर पर वो इशारा कर रहे हैं, और जैसा कि राहुल जी कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एक तरह से वो उन्होंने टूल किट थमा दी है कि 2024 के चुनाव में क्या क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच जाना है। राशिद जी, मैं ये थोड़ा सा इसी चर्चा को जो अखिलेश जी कह रहे हैं उसको थोड़ा आगे अगर बढ़ाते हुए हम बात करें तो 2 हिस्सों में दिखाई पड़ा। एक राजनीतिक अटैक जिसको कहीं ना कहीं थोड़ा पर्सनल भी कहा जा सकता है कि गांधी परिवार के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ थोड़ा पर्सनल अटैक रहा, और दूसरा जो बार बार लाभार्थी, मतलब जो लोग राज्यसभा में भी बैठे हुए हैं उनको भी याद दिलाना कि आप चुनाव हार गए हैं और इस वजह से आप राज्यसभा में बैठे हैं, आपके इलाके में ही हमने जाके इतना काम किया है। तो दोनों का एक मिश्रण लेकर यह पूरा राजनीतिक भाषण और राजनीतिक अटैक रहा है। जी देखिए अंकित, प्रधानमंत्री काफी इस बात को लेकर के आश्वस्त नजर आते हैं और उनको एक उस चीज का जो वेलफेयरिज्म है उसका बड़ा उन्हें सुखद एहसास रहता है, बार बार उसका जिक्र करते रहते हैं। लेकिन जैसे आप हमारे मित्र राहुल देव साहब फरमा रहे थे कि देखिए जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उसमें पूरी एक गरिमा होती है क्योंकि पूरा देश सुन रहा होता है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो केवल भाजपा के जो है सबसे बड़े नेता नहीं है। जब वो बात कहते हैं कि इतना सारा ये जो डिलीवरी मैकेनिज्म बना है, तो हमें पता है कि जो डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम वगैरह वो तमाम एक सरकारों से चलती आई थी। मनमोहन सिंह के समय पे बहुत सारी चीजें शुरू हुई, मनरेगा की स्कीम आई थी, उससे पहले अटल जी के सरकारों का काम हुआ था। तमाम सरकारों का काम है 60 साल में गड्ढे गड्ढे। देखिए ये बड़ा रिटोरिकल बात है, अगर वो बात अगर हम माने तो हम ये क्यों कहते हैं कि गिलास आधा भरा या आधा खाली। 80 करोड़ लोगों को हम खिला रहे हैं, राशन दे रहे हैं। इसको हो सकता है किसी को उपलब्धि मिलेगी, लेकिन कोई आदमी ये भी सोच सकता है कि आजादी कितने साल बाद और नरेंद्र मोदी के 8-9 साल के बाद में भी 80 करोड़ एक बहुत बड़ी फिगर होती है। मतलब पता नहीं कितने विश्व के राष्ट्र उसमें समा जाए, जिसको सरकार जो अपने बल पे, अपने दमखम पे या अपने पैरों पे नहीं खड़े हुए हैं, वो उनको जो है सरकार के लिए आज तक उन्हें 2 जून की रोटी मिले। तो ये तमाम प्रश्न है, गंभीर प्रश्न है। इसका मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दबाजी करेंगे, हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच जाए कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो 24 का चुनाव बिल्कुल साफ है या वो अच्छी स्थिति में है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मैंने कहा राजनीति में कुछ भी भविष्यवाणी करना शायद मूर्खता होगी, लेकिन राहुल देव जी एक और जो चिर परिचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टाइल जिसको अगर कह सकें, प्रधानमंत्री इतने सालों से, पहले मुख्यमंत्री रहे, अब प्रधानमंत्री 9 साल से हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत आसानी से और बहुत कुटिलता से अपने आप को एक विक्टिम कार्ड में भी प्ले कर देते हैं कि देखिए मुझ पर कीचड़ उछाला जा रहा है, ये सब मिलकर मुझ पर हमला करते हैं और मैं अकेला इन सब पर भारी हूं। तो कहीं ना कहीं, और लोगों के साथ बात करने की मैं तो इतने सारे परिवारों का हिस्सा हूं, तो एक पर्सनल कनेक्ट और साथ में अभी भी अपने आप को एक अंडरडॉग की तरह पेश करते हैं जो सारी मुसीबतों के बावजूद देश के लिए काम करने में लगा हुआ है। देखिए आपने कुटिलता कहा, यह शब्द जरा गंभीर है, विचार करिएगा इस पर। मैं उसको उनकी चतुराई कहूंगा, कौशल कहूंगा और उनकी उस्तादी कहूंगा जी। तो ये लेकिन ये है, और ये बहुत आश्चर्यजनक है कि जो देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, जो पिछले 20 साल से शासन कर रहा है, वो भी अपने को अकेला, असहाय, और जिसके ऊपर सब लोग चढ़ाई कर रहे हो, आक्रमण कर रहे हो, उसी को घेर रहे हो, ऐसा बताए वो, और लोग यकीन कर ले, तो फिर इस पे आश्चर्य ही व्यक्त किया जा सकता है। तो मतलब शायद पिछले सभी मुख्य प्रधानमंत्रियों से ज्यादा, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्रधानमंत्री हमारे यहाँ रहे हैं और शक्तिशाली मुख्यमंत्री भी, उनमें नरेंद्र मोदी गिने जाएंगे दोनों रूपों में जी। उसके बावजूद ये अकेला होने का, और अभिमन्यु की तरह मुझ पर सब लोग आक्रमण कर रहे हैं और मैं सबसे अकेला लड़ रहा हूँ, और फिर भी मैं अकेला सब पे भारी, ये इसमें एक दर्प है, एक मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुरूप इस तरह की बात नहीं है जी। तो सबको मालूम है कि आप लगातार जीत रहे हैं, आप इतने शक्तिशाली हैं, आप इतने लोकप्रिय हैं, तो उसमें फिर ये इसको थोड़ा सहज होकर, थोड़ा विनम्र होकर भी कहा जा सकता है इन बातों को, लेकिन ये उनकी अदा है, अब क्या कर सकते हैं इस पर जी। और ये अदा लोगों को पसंद है। बिल्कुल। अखिलेश जी, मैं अंत में आपसे पूछना चाहूंगा, थोड़ा संक्षेप में बताइएगा, ये जो एक कोशिश है कांग्रेस के ऊपर सीधा अटैक करके उसे सबसे अलग करने की, कल भी हमने थोड़ा देखा कांग्रेस पर ज्यादा हमला था, आज तो बिल्कुल पूरे तीखे हमले कांग्रेस के ऊपर थे, क्या बीजेपी की स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? सूट करता है बीजेपी को 2024 के चुनाव का नैरेटिव बन जाए राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी? वो उन्होंने 2 बार करके देख लिया, उनको सूट करता है अगर इसी तरह का नैरेटिव आगे भी रहे तो। देखिए अंकित, ये तो खुद कांग्रेस पार्टी चाहती है
जब बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि पीएम उम्मीदवार कौन होगा, तो राहुल गांधी का ही नाम कांग्रेस पार्टी की ओर से बढ़ाया जाता है और शायद इसी कारण उनकी बाकी कुछ विपक्षी पार्टियों से खटपट भी हो चुकी है। तो विपक्षी एकता इसलिए जो एक मूर्त रूप ले भी नहीं पा रही है। तो ये तो खुद कांग्रेस पार्टी तय कर चुकी है कि अगला मुकाबला भी राहुल बनाम मोदी ही होगा और ये बीजेपी को सूट भी करता है। लेकिन कांग्रेस को ज्यादा महत्व इसलिए देना क्योंकि इस साल जो 9 चुनाव होने वाले हैं उनमें कई ऐसे चुनाव हैं जहां पर कि कांग्रेस से सीधा मुकाबला बीजेपी का होगा। तो इसलिए वो बीजेपी सीधे तौर पर कांग्रेस को ही अपना प्रतिद्वंदी मान रही है इन तमाम चुनावों को लेकर, एक दो को छोड़कर, और इसलिए कांग्रेस पर, राहुल गांधी पर उनका निशाना और ज्यादा आने वाले दिनों में तीखा होता चला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात इस पर रखने के लिए। प्रधानमंत्री का जिस तरीके का आज भाषण रहा, उसको किस तरीके से जो विशेषज्ञ हैं, जो लगातार इन बातों को देखते हैं, जो इसे कवर करते हैं, देख रहे हैं और उसका असर जो है उसको, उस पर भी हमने चर्चा की।